स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फिर हम लेकर आए हैं सेट नंबर ज्योग्राफी का तीसरा सेट बटे 60। ठीक है, तो 60 में 3 सेट हो गया है। तो शुरू करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होता है? तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें 21 एजेंडा आया था। 21 एजेंडा का क्या गया था? 253 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, लाया गया था और सतत विकास पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये शुमाकर ने लिखी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अन्य लेखक और पुस्तक देख लेते हैं। और 1 नंबर का और कुछ क्वेश्चन है कि सतत विकास तथा अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो ब्रंटलैंड था। ब्रंटलैंड आयोग 1987 ईस्वी में किए थे। तो 1987 में सतत विकास का अवधारणा प्रतिपादक करता जो थे ब्रंटलैंड आयोग थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? तो मेसानेबू थे। मसानेबू फुफुओका। मेसानेबू फुफुओका कौन थे? तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे। अन्य पुस्तक और लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो एडवर्ड थॉमसन के द्वारा फेयरवेल टू इंडिया लिखा गया है। लेखक है और पुस्तक है एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया। मेनार्ड किंग्स, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी से रिलेटेड है जॉन में एम किंग्स। दादा भाई नौरोजी के द्वारा तो जानते ही अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एम विश्वेश्वरैया राय, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया राय का है। वही वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल का है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1960 ईस्वी में 7 मई 1960 ईस्वी में किया गया। 7 मई 1960 ईस्वी को। इनकी व्याख्या की बात करें तो 7 मई 1960 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ और भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उसकी देखरेख करता है। तो भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन होता है बीआरओ का निर्माण और उसकी देखरेख। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सबसे लंबी वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है और इसका पुराना नाम क्या था? NH-7 था। ठीक है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। NH-7 जो पुराना नाम था। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है श्रीनगर से जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक है। NH-44। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो सड़क की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कुल है 5846 किलोमीटर है। सेतु भरतम योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग स्थान पर ROB बनाने की है। ठीक है। तो सेतु भरत योजना के तहत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग बनाने का योजना है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या किया गया है? मैदानी क्षेत्र में 500 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में सभी गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ना होगा और मरुस्थलीय और पहाड़ी क्षेत्र में या जनजातीय क्षेत्र में 250 या 250 से अधिक आबादी क्षेत्र में उसे 12मासी सड़कों से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। यहाँ ध्यान देना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था आर्टिकल 253 के तहत। वहीं राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। तो ये क्या है? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को। वन्य जीव में याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण 1972 में। अगला नंबर है 115 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो महुआ और कदम पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है। महुआ और कदम। वहीं विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्रथम बार वन नीति 1952 में लाया गया था।
और छोटा नागपुर जो है झारखंड में पड़ता है। कदम और महुआ का पूजा किया जाता है। और उड़ीसा और बिहार की जनजाति के द्वारा विवाह समारोह में इमली और आम के पेड़ों की पूजा किया जाता है, उड़ीसा और बिहार में। वहीं बिहार का मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ का पेड़, अमा बिहेवे महुआ बिहेवे ऐसे गीत करके आता है विवाह के अवसर पर। विवाह के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार, जब मिथिला में उपनयन संस्कार किया जाता है तो बांस की पूजा की जाती है। इस वट सावित्री पूजा जो है बिहार में बहुत ही प्रचलित है, ठीक है, विवाहित महिलाएं करती हैं। और तुलसी पूजा अविवाहित महिला। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है? तो 27% जो है पठार है, 27% क्षेत्र। वहीं उच्च भूमि की बात करें, उच्च पर्वत का, तो उच्च पर्वत जो है 18.6% है, 18.6% है उच्च पर्वत भारत में। और 43% क्या है, मैदान है, ठीक है। सॉरी 18.6% जो है ये पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, यानी पहाड़ है 18.6%। वहीं उच्च पर्वत जो बात करेंगे तो ये 10.7% है, उच्च पर्वत 10.7% है, ठीक है, 10.7% उच्च पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 32 लाख, मतलब मिलियन में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, तो इसके तहत 33% भूभाग पर अनिवार्य किया गया था वन नीति के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में। बात करें भारत की तटीय सीमा, तो तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तो ये 6100 किलोमीटर है तटीय रेखा की लंबाई। और इसमें द्वीपों सहित अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। ये पुराने डेटा, नया डेटा अभी आया है, ठीक है, तो नया डेटा के बारे में अभी बाद में आपको बताएंगे। तो ये पुराना डेटा ही है, इसको भी पूछ सकता है, ये गृह मंत्रालय के अनुसार अगर पूछेगा तो वो अलग होगा, इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे डबल है लगभग, एग्जैक्ट याद नहीं है। और तटीय सीमा ये हो गया। और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा भारत की कितना, तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। अब अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? किस प्रकार के कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो ये बांगर, पुराना जड़ोर मिट्टी में होता है, बांगर मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक। तो इसका व्याख्या है कि बांगर प्रकार की मिट्टी कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है बांगर प्रकार की मिट्टियों में। ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो सतलुज, ठीक है, सतलुज यमुना मैदान में, सतलुज यमुना मैदान में, और पंजाब हरियाणा तथा इस ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी बांगर अधिक पाई जाती है। तो ये पाया जाता है गंगा के ऊपरी मैदान में, पंजाब हरियाणा में पाया जाता है, और यमुना और सतलुज मैदान में पाया जाता है बांगर, यानी पुरानी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। मध्य एवं निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीकरण होते रहता है, ठीक है। और मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा अथवा खादर, इसे खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। गंगा के मैदानी भाग में खादर की गहराई लगभग 2000 मीटर तक होता है। तो खादर का गहराई, नवीन जलोढ़ मृदा की गहराई कितना होता है? तो 2000 मीटर होता है, किलोमीटर नहीं मीटर में होता है। तो 2000 मीटर गहराई होता है, गहराई मीटर में नापा जाता है या फीट में। अगला पॉइंट है, जलोढ़ मृदा को कांप मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा, कांप मृदा की कमी होती है। जलोढ़ मृदा को कांप या कछारी मृदा मिट्टी, अच्छा, कांप या कछारी मिट्टी की कमी होती है जलोढ़ मृदा को। लेटेराइट मृदा में चूना नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होता है लेटेराइट मिट्टी में। ये लगभग सभी मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो क्या कहते हैं उसे? तो शीत कटाव कहा जाता है। ऊपरी मिट्टी अगर बह जाता है तो इसे शीत कटाव कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे शीत कटाव कहा जाता है। 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है।
1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो इससे यहाँ हो गया मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ होती है। तो मृदा बनना और अपरदन होना उसका क्रिया जो है साथ साथ होती है और दोनों संतुलन में होता है। बहता जल मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, अवनलिकाएं कहते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है लेप्चा लोकगीत 121 नंबर। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा किस भाग से संबंधित है? उत्तरी दार्जिलिंग जो है हिमाचल प्रदेश में, तो ये लेप्चा से संबंधित लेप्चा जनजाति और लेप्चा गीत भी गाया जाता है। सॉरी, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सिक्किम तरफ है, तो ये हो गया आपका उत्तरी दार्जिलिंग में पड़ता है। लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है। लोकगीत और राज्य के बारे में और जान जाते हैं खास बातें। सोहर कहाँ का लोकगीत है? सोहर तो उत्तर प्रदेश में सोहर गाया जाता है और बिहार में भी होता है सोहर। ठीक है। झूरी हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है झूरी। बारहमासा, तो बारहमासा कहाँ है? कुमाऊं और उत्तराखंड में, तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है बारहमासा गीत। पंडवानी जो है, पिंडवानी या पंडवानी भी कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। लोटिया लोकगीत, लोटिया लोकगीत पंडवानी लोकगीत छत्तीसगढ़। लोटिया लोकगीत राजस्थान। और पंखीड़ा राजस्थान। लोटिया और पंखीड़ा राजस्थान। ठीक है, और पंडवानी छत्तीसगढ़। बारहमासा और लेप्चा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उत्तरी, मतलब सॉरी हमेशा मतलब आ जाता है हिमाचल। लेप्चा हो जाएगा वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का उत्तरी दार्जिलिंग का उत्तरी हिस्से में लेप्चा लोकगीत गाया जाता है, ये ध्यान दीजिए। बारहमासा जो है कुमाऊं और उत्तराखंड में गाया जाता है। झूरी हो गया हिमाचल प्रदेश। वहीं बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, एमपी में ही है। कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क हो गया, दुधवा। ठीक है। और वहीं बात करें राजस्थान का, तो यहाँ केवलादेव और भरतपुर है। केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान दीजिएगा, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा हो गया। पापीकोंडा याद रखिएगा, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में हो गया। और रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका VVI क्वेश्चन हो जाएगा। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, तो भितरकनिका हो गया उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में हो गया पापीकोंडा। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। और बांदीपुर कर्नाटक हो गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हो गया। मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान, मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान ध्यान दीजिएगा, मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन हो गया। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, तो हरियाणा का हो गया कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये सबसे अधिक वन क्षेत्र MP में है, मध्य प्रदेश में। तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वहीं सबसे कम वन क्षेत्र आपका हरियाणा के बाद पंजाब, सबसे कम हरियाणा, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद गोवा में है। सबसे कम हरियाणा, पंजाब, गोवा, यानी पश्चिमी छोर पे ही सबसे कम वन क्षेत्र मिलेगा देखने। फिर वहीं अगर बात करें वन आवरण प्रतिशत में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो ये मिजोरम है, सबसे पूर्वी क्षेत्र में। मिजोरम क्या है? 1% क्षेत्र में जो है अधिक है। वहीं ISFR के द्वारा, ISFR के द्वारा 2021 के अनुसार देश के कुल मैंग्रोव वन कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन यानी सुंदरी वृक्ष फैला हुआ है। वहीं 4992 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ छेकता है? तो वेस्ट बंगाल में छेकता है। ठीक है। देश में कुल वन आवरण कितना है? पूरा कुल वन आवरण कितना है देश में? तो 7,13,782, 7,13,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और वहीं अगर ये वन आवरण हुआ, वहीं वन और वृक्षावरण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है।
वन और वृक्षावरण। वही बात करें 124 नंबर क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो यहाँ बोल रहा है सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन में, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन जो है सप्पिको आंदोलन, एक अप्पिको आंदोलन होता है, चिपको आंदोलन होता है, एक सप्पिको आंदोलन 1980 में किया गया था। किसके तहत? तो वन्य अभयारण्यों का सीमांकन करने के लिए, वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन करने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस संरक्षण नीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होता है, समुदाय का भागीदारी शामिल नहीं होता है, तो वन्य जीव अभयारण्य का सीमांकन में। तो वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, लागू किया गया था। एपिको आंदोलन 1980 के दशक में पांडुरंग हेगड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1980 के दशक में जो है पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपिको आंदोलन 1980 में किया गया था। ठीक है, उत्तरी कन्नड़ जिले कर्नाटक में हुआ था। तो एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1980 के दशक में एपिको आंदोलन हुआ था उत्तरी कन्नड़ जिला कर्नाटक में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। अगला है बीज बचाओ आंदोलन 1980 में ही किया गया था, जब कर्नाटक में एपिको आंदोलन शुरू हुआ था 80 के दशक में। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में। और विजय जरधारी घूम सिंह नेगी, बीज बचाओ आंदोलन किसने किया था 1980 में? तो घूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून के नेतृत्व में हुआ। तो 3 था, बीज बचाओ आंदोलन में 3 नेतृत्व करता था, विजय जरधारी, घूम सिंह नेगी, ये सुने ही नहीं होंगे नाम, अभी पहली बार हम सुन रहे हैं। ठीक है, विजय जरधारी, घूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसून, घूम सिंह नेगी, विजय जरधारी। इंपीरियल फॉरेस्ट, अगला है पॉइंट कि इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1964 में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट की स्थापना प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लाया था? तो 1865 में लाया गया था। और इसके 1 साल पहले इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था, उसके बाद लाया भारतीय वन अधिनियम 1965 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में बनाया गया था, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में। वहीं स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति कब लागू हुआ था, लाया गया था? प्रथम वन नीति कब लाया गया था? तो 1952 में लाया गया था वन नीति। तो बीज बचाओ और ये एपिको आंदोलन ये दशक में हुआ और ये 1980 में हुआ था। ठीक है, बीज बचाओ 3 गो था इसमें, एक का नाम था विजय जरधारी, घूम सिंह नेगी और कुंवर प्रसून। अगला क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22% होता है। जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का 22% योगदान होता है, बिजली का 22%। तो ये 22% होता है बिजली का योगदान। सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में सिंद्रापौन, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। सिंद्रापौन 1897 ईस्वी में किया गया था सिंद्रापोंग में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। तो एनएचपीसी की स्थापना भी 1975 में और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन हुआ, एनएचपीसी की फुल फॉर्म। आगे भी जल परियोजना के बारे में जान जाते हैं, जल परियोजना या जल विद्युत बांध के बारे में। ठीक है, तो यह क्या है? जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, जल परियोजना के बारे में तो पापनाशम परियोजना
तो कहाँ है? ताम्रपानी नदी के ऊपर है। ताम्रपानी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पापनाशम परियोजना, पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में है। ताम्रपानी नदी है तमिलनाडु में, उसी के ऊपर। सलाल परियोजना कहाँ है? तो ये चिनाब नदी के ऊपर है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। माहेश्वर, माहेश्वर परियोजना कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर है। वहीं स्वर्ण रेखा परियोजना ये झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना क्या है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, दक्षिण, सबसे दक्षिण भारत की नदी में कावेरी नदी पर है मेट्टूर परियोजना। अब देखिए, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो प्रति व्यक्ति पर, एक आदमी पर कितना आवश्यकता है प्रतिदिन के हिसाब से? तो 55 लीटर हम यूज कर सकते हैं, 55 लीटर पानी। वहीं अगर बात करें जल मिशन जल जीवन, तो जल मंत्रालय किसके अंतर्गत है? जल मंत्री कौन है? तो गजानन शेखावत है, गजानन सिंह शेखावत। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी मुहाना दाहना बनाती है? मुहाना, कौन सा नदी दाहिना मुहाना बनाती है? दाहिना नहीं, मुहाना बनाती है। ठीक है, तो कौन नदी इनमें से मुहाना बनाती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर 1, 2, लेकिन नर्मदा नदी भी बनाती है। ठीक है, तो 2, 4 भी हो जाएगा, तो 1, 2, 4, तो इनमें से उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। वही बात करें तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मुल्तई पहाड़ी से निकलती है। मुल्तई पहाड़ी से, बैतूल के पहाड़ से, तो बैतूल के पठार से निकलती है। बैतूल पठार से निकलती है ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी तो जानते ही हैं, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण था ताप्ती नदी के बारे में। मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है और सूरत के आगे जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदी हो गया पूर्णा नदी। ठीक है, पूर्णा नदी सहायक नदी है। वहीं नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ से मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसका जो है भरूच के निकट गिरती है। और इसका जो है ओरसन जो है, ओरसन सहायक नदी है। ओरसन सहायक नदी है। नर्मदा नदी क्या करता है? पहाड़ियों, शैलों को काटकर, चट्टान को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है 8 दिसंबर को पूछा है 2023 को, 9-10 वाले का है ये क्वेश्चन। ठीक है, 9-10, लेकिन आपका 6 to 8 और 11 to 10 में भी ये काम आएगा। ज्योग्राफी वाले जो हैं उनको, और 40 नंबर में 4 नंबर तक आपका ज्योग्राफी से पूछ लेता है, 4-5 नंबर। ठीक है, तो उसमें भी 40 नंबर जीएस में भी आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। संग तो इसका सहायक नदी है नर्मदा नदी का, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। और नागार्जुन सागर बांध भी जो है नागार्जुन पर, तो ये है कृष्णा नदी पर ही है। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी सबसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में आता है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर हो गया। वहीं अगर बांध और राज्य का बात करें तो ये हो गया बांध और नदी और राज्य, किस नदी पर और किस राज्य में? तो माता टीला जो है बांध, माता टीला परियोजना या बांध, ये बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना ये यूपी में है, बेतवा नदी पर यूपी में है। बेतवा नदी अगर बताइए किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, दाहिनी सहायक नदी है, डायरेक्ट मिलती है। वहीं रंजीत सागर बांध, ये रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है, ये पंजाब में पड़ता है। रंजीत सागर बांध कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। रावी नदी ये कौन सी नदी है? तो ये पंच नदी कहा जाएगा, मतलब कि सतलुज नहीं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये रावी नदी भी पंच नदी कहलाएगी। पंच नदी का ही हिस्सा है रावी नदी। ये पंजाब में है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। अलमट्टी बांध है, अलमट्टी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अलमाटी होगा कृष्णा नदी पर हो गया। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में।
ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध हो गया आपका, हीराकुंड बांध महानदी पर होगा, उड़ीसा में महानदी पर। वहीं तिलैया बांध परियोजना जो है, तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर झारखंड में है। तिलैया परियोजना झारखंड में। बांध सागर परियोजना तो ये सोन नदी पर होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। यह भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान में पलार पानी कहा जाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो 129 नंबर में है व्याख्या में कि राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है। वर्षा के जल को एकत्रित करता है, उसे पलार पानी कहा जाता है। पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत पर वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। राजस्थान के जैसलमेर जिला में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़, खादीन जैसलमेर में खादीन और अन्य सभी क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है। वर्षा का जल जो जैसलमेर में एकत्रित करता है उसे खादीन कहा जाता है, और राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जो वर्षा का जल एकत्रित करता है तो उसे जोहड़ कहा जाता है। राजस्थान के बीकानेर जिला फलोदी बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक यानी टांका हुआ करते हैं। भूमिगत टैंक या टांका हुआ करता है। भूमिगत टैंक हुआ करता है बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर के हर एक मतलब घर में होता है। बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी जिला में हर एक घर में पीने का पानी के लिए भूमिगत टैंक या टांका होता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। मेघालय में भी है जहाँ की बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ज़्यादा पानी का बारिश होता है, तो ये वर्षा होता है, तो यहाँ भी छत वर्षा जल का छत से संग्रहण होता है। छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका यहाँ भी प्रचलित है। तमिलनाडु में भी हर एक घर में छत वर्षा जल संग्रहण जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो 130 नंबर क्वेश्चन में ये आ ही गया, किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, इसमें है पॉइंट में, इसमें कि कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो 50% जो है वृद्धि दर्ज किया गया है। चेन्नई में भूजल स्तर में वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो तमिलनाडु में कब से शुरू किया गया है? 2001 ईस्वी में शुरू किया गया है। वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया गया हर घर में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये मैक्सिको में जाना जाता है। मिल्पा के नाम से झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 131 नंबर का व्याख्या है, मैक्सिको देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि या झूम खेती इसी को कहता है। कोनुको जो कृषि का नाम है, कोनुको कृषि कहाँ होता है? तो वेनेजुएला में होता है। झूम कृषि होता है या स्थानांतरणशील कृषि। तो स्थानांतरणशील कृषि, कोनुको स्थानांतरणशील कृषि कहाँ होता है? तो किस देश में? वेनेजुएला देश में होता है। रोका किस देश में होता है? रोका कृषि किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में रोका कृषि होता है, और यहीं पर कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है, फजेंडा। वहीं मसोले, तीसरा नंबर, मसोले कृषि को किस देश में मसोले कृषि कहा जाता है? तो कांगो और मध्य अफ्रीका देश में, कांगो एवं मध्य अफ्रीका में मसोले कृषि को मसोले कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि को मसोले कहा जाता है। वहीं इंडोनेशिया एवं मलेशिया में कृषि स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो लदांग कहा जाता है। म्यांमार क्षेत्र में स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या या तेंग्या कहा जाता है, और श्रीलंका में चेना कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को। फिलीपींस में काइनिन कहा जाता है। फिलीपींस में स्थानांतरणशील कृषि को, ये काइनिन हो गया कृषि का प्रकार, चेना हो गया श्रीलंका का कृषि प्रकार, तुंग्या हो गया म्यांमार का कृषि का प्रकार, लदांग हो गया इंडोनेशिया कृषि प्रकार, मसोले हो गया कांगो मध्य अफ्रीका का कृषि का प्रकार, रोका हो गया आपका जो है ब्राज़ील का कृषि का प्रकार, वहीं कोनुको हो गया वेनेजुएला देश का कृषि का प्रकार। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की?
तो रक्तहीन क्रांति मतलब बिना रक्त बहाए कृषि क्रांति आंदोलन किया, तो बिना रक्त बहाए तो ये हो गया विनोबा भावे। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रक्तहीन क्रांति आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की। भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता, तो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन को ही रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को पोचमपल्ली से, वर्तमान तेलंगाना में है पोचमपल्ली जिला, पोचमपल्ली से हुआ। 18 अप्रैल पोचमपल्ली से हुआ। 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरुआत हुआ भूदान आंदोलन का। ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन या रक्तहीन क्रांति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ, कब हुआ, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली जिला से हुआ और 18 अप्रैल 1951 में हुआ। ठीक है, यह एक ऐच्छिक भूमि सुधार आंदोलन है। एक ऐच्छिक भूमि सुधार आंदोलन है। उड़ीसा से ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उड़ीसा से कौन से आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो ग्रामदान आंदोलन। इस ग्रामदान आंदोलन उड़ीसा से शुरुआत किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना है। यानी कि इसके अनुसार क्या था कि जमींदार को, इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना है। औद्योगिक क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन और औद्योगिक क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। वहीं गौरवपूर्ण क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहता है। तो 3 गौरवपूर्ण क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है और औद्योगिक क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है और रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे गन्ना उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान में हमारा भारत है। तो गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल में चीन है प्रथम स्थान पे, गेहूं में भी चीन है प्रथम स्थान पे, मक्का में अमेरिका है, दूध और मसाला का उत्पादन हमारा भारत देश है सबसे आगे, और सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी ये यूक्रेन में है सबसे पहले स्थान पर। वहीं बात करें गेहूं, आलू और गन्ना में, तो ये यूपी है पहले स्थान पर भारत में। ठीक है। जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। और चावल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल, और इधर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। पंजाब में होता है कि अधिक उपजाता है लेकिन खाता कम है, उत्पादकता अधिक है और लेकिन यूज़ कम, उपयोग कम होता है, तो पंजाब में भी होता है। 134 नंबर की बात करें तो 1920-21 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था, लेकिन अभी जो है मूंगफली का उत्पादन मध्य प्रदेश में है। 2019-20 में गुजरात राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया। चावल में पश्चिम बंगाल है, देखिए, आलू में है यूपी है, मक्का में कर्नाटक है, सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश है और मूंगफली में भी अभी मध्य प्रदेश ही है। तंबाकू में आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट अयस्क लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो मैग्नेटाइट अयस्क लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो 70% होती है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता, लोहा मैग्नेटाइट अयस्क में कितना होता है, तो 70% होता है। तो यहाँ 135 नंबर में है मैग्नेटाइट अयस्क लोहे की सांद्रता 70% होता है। यह मैग्नेटाइट अयस्क जो है काले रंग का होता है। अगला पॉइंट में है भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम जिला में, दक्षिण पूर्व सिंहभूम जिला में और बाराजमदा, पहली बार सुन रहे हैं, बाराजामदा, तो बाराजामदा झारखंड में और दक्षिण पूर्वी सिंहभूम ये भी झारखंड में है। बेल्लारी हॉटस्पॉट कर्नाटक में है। ये मुख्यतः जो है लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में आदि जगहों पर पाया जाता है भारत में लौह अयस्क। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। ठीक है, विश्व का चौथा स्थान है भारत का लौह अयस्क में। हेमेटाइट लाल रंग और भूरे रंग की होती है। हेमेटाइट किस रंग का होता है, तो लाल और भूरे रंग की होती है। ठीक है, भूरे रंग और लाल रंग की होती है हेमेटाइट। हेमेटाइट में धातु का अंश 60 से 70% होता है। 60 से 70% होता है हेमेटाइट में, और मैग्नेटाइट में होता है 70%, यानी कि हेमेटाइट से अच्छा मैग्नेटाइट है। भारत में अधिकतर 58% लौह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का है, तो 60% से 2% कम हुआ, यानी 58% लौह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का है।
हेमेटाइट अयस्क मुख्यतः सिंहभूम जिला में, और हेमेटाइट ही सिंहभूम जिला में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट अयस्क सिंहभूम जिला, झारखंड में मयूरभंज क्योंझार सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में, और झारखंड का सिंहभूम में, और मयूरभंज हो गया और क्योंझार हो गया, सुंदरगढ़ हो गया उड़ीसा का, और कर्नाटक में पाया जाता है, और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है हेमेटाइट अयस्क। वहीं बात करें लिमोनाइट, लिग्नाइट या लिमोनाइट, सीडेराइट, लिग्नाइट और सीडेराइट जो है लिमोनाइट, ये निम्न कोटि का लौह अयस्क है, निम्न कोटि का लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन का भी व्याख्या जो है लौह अयस्क से ही संबंधित है। रत्नागिरी जिला जो है लौह अयस्क का भंडार है, रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में है, ठीक है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बैलाडीला लौह अयस्क का भंडार है, बैलाडीला भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सत्तारी जो है, सत्तारी लौह अयस्क का भंडार है, बैलाडीला सत्तारी गोवा राज्य में स्थित है। रत्नागिरी बैलाडीला, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रत्नागिरी बैलाडीला सत्तारी ये लौह अयस्क का भंडार है। सत्तारी गोवा में पड़ता है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कुद्रेमुख भी लौह अयस्क का भंडार है, कर्नाटक में पड़ता है। कुद्रेमुख, सत्तारी, बैलाडीला, रत्नागिरी। क्योंझार तो अभी देखें आप उड़ीसा में पड़ता है, क्योंझार लौह अयस्क का भंडार है। तो ये 6 जगहों पर लौह अयस्क का भंडार है क्योंझार। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, क्योंझार उड़ीसा नाम ले रहे हैं, उसका राज्य का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्योंझार कहाँ है, तो उड़ीसा में है, क्योंझार उड़ीसा में है, लौह अयस्क का है। कुद्रेमुख है, कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक, क्योंझार उड़ीसा, सत्तारी हो गया गोवा, बैलाडीला हो गया छत्तीसगढ़, रत्नागिरी हो गया आपका महाराष्ट्र। तो ये 5 जगहों पर है, ठीक है, 5 जगह पर है लौह अयस्क। वहीं लौह अयस्क और झारखंड की बात करें तो कुद्रेमुख ये हो गया। झारखंड की बात करें लौह अयस्क तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, बारामजदा, ये बेल्लारी तो ये हो गया, तो राजामदा, ठीक है, राजामदा सिंहभूम जिला और राजामदा झारखंड में। तो मैग्नेटाइट अयस्क लोहे की सांद्रता कितना प्रतिशत पाया जाता है मैग्नेटाइट में, तो 70% होता है। वहीं हेमेटाइट की बात करें तो वो 60 से लेकर 70% होता है उसमें, ठीक है। वहीं रत्नागिरी जिला में लौह अयस्क का भंडार महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। गोवा में सत्तारी है, ठीक है, सत्तारी है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन है, क्योंझार है, क्योंझार उड़ीसा में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ठीक है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर जो है तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये अंकलेश्वर है, गुजरात में पड़ता है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर क्षेत्र में पहला तेल कुआं खोजा गया था। अंकलेश्वर क्षेत्र में ही पहला तेल कुआं खोदा गया था, 1958 ईस्वी में खोजा गया और खुदाई 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया। इसका नाम वसुधरा रखा। क्या नाम रखा इसका, वसुधरा। इसका नाम वसुधरा रखा गया। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में जो तेल का कुआं खोजा गया था 1958 में और खोदा गया 1961 से, तो इसका नाम रखा वसुधरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को समृद्धि का फव्वारा कहा। तो समृद्धि का फव्वारा कहा अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस टर्शियरी युग के जीवाश्म प्रधान शैलों में मिलते हैं। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है टर्शरी युग का है। टर्शरी युग का जीवाश्म प्रधान शैल है टर्शरी युग में। तो जीवाश्म प्रधान है ही टर्शरी युग का, और खनिज तेल भी जीवाश्म से बनता है, तो ये जीवाश्म प्रधान शैल में पाया जाता है खनिज और प्राकृतिक गैस। 1867 ईस्वी, ठीक है। तो 1867 ईस्वी माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया 1867 ईस्वी में, ठीक है। इससे 100 वर्ष पहले 1958 से लेके उसके 100 साल लगभग 90 साल पहले ही माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया था। डिगबोई तेल जो है रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई
और यह एशिया का प्रथम तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना जो डिगबोई में स्थापना किया गया, असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में। तो 1901 ईस्वी में असम में किया गया। यह एशिया का प्रथम तेल शोधन कारखाना है। भारत का पहला अपतटवेधन गुजरात के आलियावेट नामक द्वीप भावनगर से लेकर 45 किलोमीटर दूर पर किया गया। तो भारत का पहला अपतटवेधन गुजरात के आलियावेट नामक द्वीप के भावनगर से 45 किलोमीटर दूर किया गया। वही बात करें सन 1974 में ईस्वी में मुंबई हाई में तेल उत्पादन प्रारंभ हुआ 1974 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र। ठीक है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एनालिसिस में देखिए, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म जल वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो गर्म वाष्प के द्वारा जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। गर्म वाष्प के द्वारा जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प से गर्म भाप से जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र के अंतर्गत, भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत यही होता है। ये भूतापीय ऊर्जा ही है पार्वती घाटी। ठीक है, तो मणिकर्ण भी भूतापीय संयंत्र है। मणिकर्ण ये भी हिमाचल प्रदेश में है। मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये पार्वती घाटी में ही स्थित है। ये भी मणिकर्ण पार्वती घाटी में मणिकर्ण है। ठीक है, भूतापीय संयंत्र। और पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र यही है मणिकर्ण। ठीक है, दो नहीं है, और यही है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब समझ में आया। पुगा घाटी का भूतापीय संयंत्र लद्दाख में है। ठीक है, पुगा घाटी का लद्दाख में है, सबसे ऊंचा है भूतापीय संयंत्र लद्दाख में स्थित है। तपोवन भूतापीय संयंत्र उत्तराखंड में है। सूरजखंड भूतापीय संयंत्र झारखंड में है। तो झारखंड का एकमात्र नहीं और होगा, सॉरी। तो झारखंड का भूतापीय संयंत्र सूरजखंड है। तपोवन उत्तराखंड में है। ठीक है, तपोवन उत्तराखंड में है। पुगा तो तपोवन सूरजखंड पुगा घाटी मणिकर्ण भूतापीय पार्वती घाटी में है। ठीक है, मणिकर्ण भूतापीय। तो ये सब भूतापीय संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अभ्रक है। अधात्विक खनिज क्योंकि लोहा और मैग्नीज जो है धातु है और अधातु अभ्रक ही है। अभ्रक के अंतर्गत और आता है तो अधात्विक खनिज अभ्रक है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत एवेस्टस पाइराइट, नमक, गंधक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट आदि जो है ये अधात्विक खनिज है। कौन कौन से हैं फिर से देख लीजिए। ग्रेनाइट जिससे नीस बनता है, नाइट्रेट, ठीक है, जिप्सम जो होता है घर की दीवारों में जो सीमेंट में लगा के करता है, जिप्सम लठा होता है जिप्सम, ये अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर भी अधात्विक खनिज है। संगमरमर भी अधात्विक खनिज है। हीरा ये भी अधातु है, धातु नहीं है। हीरा देखिए अधातु है, ये ध्यान दीजिएगा। हीरा संगमरमर अधातु है। संगमरमर तो है ही है, लेकिन हीरा ध्यान दीजिएगा। गंधक ये भी अधातु है। नमक अधातु है। पाइराइट अधातु है। एवेस्टस अधातु है। अभ्रक अधातु है। अभ्रक, एवेस्टस, पाइराइट, नमक, गंधक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट अधातु है। वही बात करें धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आता है तो लो एस के अंतर्गत जो है मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा देखिए धातु होता है। जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, इल्मेनाइट, ठीक है, ये सब। और इल्मेनाइट और नाइट करके और आता है, तो वो भी आपका जो है धातु के अंतर्गत आता है। बॉक्साइट, इल्मेनाइट, सीडेराइट, ये सब धातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, लो एस मैग्नीज के भंडार देश की प्री कैम्ब्रियन संरचना धारवाड़ सेल समूह में पाए जाते हैं। प्री कैम्ब्रियन सेल संरचना है। धारवाड़ सेल समूह जो है प्री कैम्ब्रियन काल का है, तो इसमें लौह अयस्क एवं मैग्नीज पाया जाता है। लौह अयस्क और मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल की संरचना है। तांबा, सीसा, जस्ता
यहाँ देखिए तांबा सीसा जस्ता जो है अरावली क्षेत्र के धारवाड़ संरचना में पाया जाता है। तो अरावली में भी धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है और वहाँ तांबा सीसा जस्ता पाया जाता है। वहीं धारवाड़ और कुड़प्पा शैल क्रम में, कुड़प्पा और धारवाड़ क्रम में क्या होता है, धात्विक खनिज पाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अधिक से अधिक जो है धारवाड़ और कुड़प्पा शैल क्रम में जो है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धातु पाया जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज यानी धातु पाया जाता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, तांबा सीसा जस्ता। ठीक है, तांबा सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और कुड़प्पा क्रम की शैलों में कौन सी क्या क्या पाया जाता है, कुड़प्पा शैल में यानी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम पाया जाता है। अगला है पॉइंट की पेट्रोलियम टर्सरी संरचना में पाए जाते हैं। ये तो पिछले भी देख लिए थे। 140 नंबर क्वेश्चन है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भेल नवरत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, मुंबई में पहला सफल मिल स्थापित किस वर्ष किया गया, तो 1854 ईस्वी में किया गया। और 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 140 नंबर का भी व्याख्या देख लेते हैं। भेल का जो है स्थापना कब हुआ, 13 नवंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, 1964 ईस्वी में 13 नवंबर 1964 को स्थापना हुआ। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया। महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है अभी। और इसका अध्यक्ष जो है, प्रबंध निर्देशक कौन है, सदाशिव मूर्ति। अभी बदल गया है। ठीक है, भेल का जो है अभी शायद बदल गया है, तो इसका भी हम बता देंगे। दूसरे अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताना है, यही भेल कंपनी का। और एक क्वेश्चन था पहले, तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और पहले बताए थे कौन सा, एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भेल कंपनी का ये हमेशा आता है। भेल हो गया, सेल हो गया, मतलब जितने कंपनी, नवरत्न कंपनी का निर्देशक अध्यक्ष ये पूछ देगा। तो एक एक करके कवर कर देंगे तो ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ, तो 1854। अच्छा, ये तो हो गया था, इसका व्याख्या देखना है। छूट गया था थोड़ा सा पॉइंट। महारत्न कंपनी अभी भारत में कुल कितना है, तो जनवरी 2024 के अनुसार 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का 141 नंबर का है व्याख्या कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना का स्थापना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लस्टर कोलकाता में हुई थी। ठीक है, आधुनिक ढंग से किया गया था, 1818 ईस्वी में ही किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। फोर्ट ग्लस्टर में किया गया था। 1854 में जबकि 1854 में जब कवासाजी डावर ने किया, कवासाजी डावर ने जब किया 1854 में खोला, तो ये 1856 में इसका उत्पादन जो है शुरू हो गया। यहाँ से कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी में स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी होता है, देख लीजिए, तेलंगाना आदि में प्रमुख राज्य है सूती वस्त्र उत्पादन में। अगला क्वेश्चन 142 नंबर, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना किया गया था। यह झारखंड में किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। लेकिन भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहेंगे तो ये कर्नाटक में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। विश्वेश्वरैया राय जो है लोहा और इस्पात लिमिटेड, विश्वेश्वरैया राय लोहा इस्पात लिमिटेड
ISL सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। विश्वेश्वरैया राय लोहा इस्पात लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। 1923 ईस्वी में स्थापित किया गया। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। लौह इस्पात अयस्क छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। कोयला क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो है। कोयला क्षेत्र में जो लौह इस्पात केंद्र है तो ये बर्नपुर है, कुल्टी है, दुर्गापुर है। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल और बोकारो झारखंड में है। और कोयला लौह इस्पात कोयला व लौह क्षेत्र के मध्य में स्थित केंद्र लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में है। तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में स्थित सबसे नज़दीक बोलेंगे लौह इस्पात तो विशाखापट्टनम में। तो हम क्या किए हैं, सब क्वेश्चन में जो है टिक लगा दिए हैं। ये हमको पता नहीं था कि क्वेश्चन का जो है विश्लेषण भी कराना होगा। ठीक है, तो विश्लेषण कराने के बाद क्या तो उसका आंसर पता चल जाता है। ऐसे लगा फट 10 मिनट में 40 क्वेश्चन, लेकिन वो सही नहीं था। ठीक है, वो तो हो जाता लेकिन उतना सही नहीं था। तो 143 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो भारत के किस पठार में लोहा एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ये छोटा नागपुर क्षेत्र पठार में हो जाएगा। किस पठार पूछ रहा है, लोहा और इस्पात का संकेंद्रण है तो छोटा नागपुर पठार में। लोहा इस्पात से जो है लोह इस्पात खनिज से कितना क्वेश्चन एकदम भर के आया है क्वेश्चन। लोह इस्पात से मतलब खनिज से लोह इस्पात हो गया, स्टील इस्पात हो गया आपका, और जो है कोयला हो गया, तेल का कुआं हो गया, पेट्रोलियम हो गया। भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। छोटा नागपुर पठार का भारत के रूर प्रदेश के बारे में जाना जाता है। रूर की संज्ञा दी जाती है रूर प्रदेश का। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे है हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हजारीबाग पठार का सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ का हिल। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीपीय रूपीय स्थलाकृति को पाटभूमि कहा जाता है। ग्रेनाइट चट्टान से जो निर्मित होता है उच्च स्थलाकृति द्वीपीय रूप से स्थलाकृति उसे पाटभूमि कहा जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, उच्च भूमि को पाटभूमि कहा जाता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्कित भूखंड है। उत्कित यानी उबड़ खाबड़ भूखंड है। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई कितना है तो 50 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई समताप मंडल यानी कि तल से जो है नीचे स्थल से जो है स्थल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल है। वहीं 0 से 8 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल। फिर एक तरफ है 8 किलोमीटर, एक तरफ है ध्रुवों पे जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर जो है ये ध्रुव हो गया। ठीक है, तो ऐसे है और यहाँ 13 किलोमीटर है और उसके बाद 13 से 50 किलोमीटर समताप मंडल है। तो इस प्रकार है। ठीक है, ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर है, यहाँ पतला है और यहाँ मोटा है। ठीक है, इक्वेटर पर। अब अगला क्वेश्चन है अटल टनल की लंबाई कितनी है तो 9.2 किलोमीटर है अटल टनल। ठीक है, तो ये अटल टनल इधर ही इसका उद्घाटन हुआ है, 2-4 साल हुआ है इसका उद्घाटन होने से। सुरंग है अटल टनल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो ये मुंबई बंदरगाह है। ये ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह से क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अब इस सब का विश्लेषण देख लेते हैं एक बार। तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। क्षोभ मंडल के ऊपरी वाले परत को जो है समताप मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो है समताप मंडल का खोज टीजरेंस डी बोर्ड के द्वारा किया गया था। टीजरेंस डी बोर्ड
इसकी ऊपरी सीमा को समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्पॉज समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है पॉज समताप मंडल और मध्य मंडल, समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, तो स्ट्रेटोस्पॉज अलग करता है समताप मंडल और मध्य मंडल को। समताप मंडल में प्रायः किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटना नहीं होता है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाने वाले ओजोन परत सूर्य से आने वाली विकिरणों को, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेता है परावैंगनिक किरणों को। अब अटल टनल के बारे में देखिए, 9.02 किलोमीटर है अटल टनल। भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है एक राजमार्ग सुरंग है, भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ता है राजमार्ग को। लेह और मनाली राजमार्ग को हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। ठीक है, बन गया है, तो रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है 9.2 किलोमीटर। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे के नीचे बना रहा है अटल सुरंग, रोहतांग दर्रे पीर पंजाल। ठीक है, पहले पीर पंजाल आता है और हिमाचल प्रदेश में है, लेह और मनाली को जोड़ता है राजमार्ग। हिमालय का पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल है पहले, फिर धौलाधर है, नाग टिब्बा है, फिर जाके महाभारत श्रेणी है। तो ये मध्य हिमालय का भाग है, तो पीर पंजाल का पूर्वी भाग में, ठीक है, हिमालय के पीर पंजाल के पूर्वी श्रृंखला में है, रोहतांग दर्रा के नीचे बन रहा है, लेह और मनाली से जोड़ रहा है। बंदरगाह के बारे में भी देख लीजिए। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। समुद्र तटीय सीमा जो है भारत का 7516.6 किलोमीटर लंबा है, लेकिन न्यू अपडेट, हाँ ये भी बताना है, ठीक है, न्यू अपडेट। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कांडला और मुंबई जवाहरलाल नेहरू पत्तनम है, यानी कांडला बंदरगाह है पश्चिमी तट पर, पहले कांडला हो जाएगा फिर मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। नहवा सेवा मुंबई में भी ही है, जवाहरलाल नेहरू इसी को कहता है। पत्तन मरमा गांव जो है गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन जो है कोचीन फिर केरल में है। तो ये पश्चिमी तट पर है बंदरगाह। और अब देखिए पूर्वी तट पर, पूर्वी समुद्र तट का तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन चेन्नई है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में लगभग आ जाता है, लगभग नहीं, तमिलनाडु में आता है। चेन्नई भी तमिलनाडु में, एन्नोर विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, हल्दिया ये यहाँ पर है, हम भी अभी हल्दिया में हैं। हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और कोलकाता बंदरगाह भी पड़ जाएगा यहाँ पूर्वी तट पर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर प्रमुख, बंगाल की खाड़ी में भी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अंडमान निकोबार का जो है राजधानी पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। प्राकृतिक बंदरगाह जो है प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ है, जिसका कटाई छटाई नहीं किया गया है, तो ये बस विशाखापत्तनम है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम भी ही है, गहरा ही भी है और इसको काटा छाटा नहीं गया है। प्राकृतिक जो रहेगा तो वो गहरा भी होगा, इसीलिए प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ज्वारीय बंदरगाह है। ये क्या है? ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो है, यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। कार्गो के आधार पर संघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संघाई क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो के आधार पर। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम, और कंडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात। निम्नलिखित में किसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नाम दिया गया है? तो ये तो इलाहाबाद से जो है हल्दिया हो जाएगा 1986 में, तो ये हो गया नेशनल वाटरवे 1, ये हो गया बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए रेलवे का क्वेश्चन पूछ दिया है 148 नंबर। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? और लगता है कि रेलवे जोन बताया गया है, ये इसमें दिया गया है, हालांकि 16 होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये 17 है, एनसीईआरटी में जो है दिया गया है 17 है, ऐसे 18 बताता है लेकिन 17 है एनसीईआरटी में। आइए जानते हैं इसका विस्तार दोनों का।
147 नंबर जो है हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे, एक नाम दिया गया है इलाहाबाद से हल्दिया को। इस जल मार्ग का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और इसकी कुल लंबाई कितना है 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 1600 अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। तो ये 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण नोएडा में है, यूपी का नोएडा में। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, हमारे बिहार की राजधानी पटना में। वहीं बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी तो 2004 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कुल 116 अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 116 राष्ट्रीय अंतर्देशीय ठीक है जल मार्ग घोषित किया गया है। अभी 6 है हमारे भारत में। नेशनल वाटरवे कितना है तो 6 है। ठीक है, दूसरा बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर और ये गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग। देखिए यहाँ दिया गया है ई नंबर ऑप्शन कि रेलवे जोनों के बारे में। तो पुनर्गठित किया गया भारत का कुल 18 रेलवे जोन है। ये फेमस वर्ड है लेकिन एनसीईआरटी में 17 ही दिया गया है। क्या किया जाए, भारत में रेलवे का प्रारंभ जो है 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी। और भारत के रेलवे बोर्ड का गठन, ये ध्यान दीजिएगा, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में किया गया। 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में दिल्ली में सबसे पहले 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में दिल्ली का मेट्रो रेल सेवा चालू हुआ। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, तो रेलवे कॉलेज स्टाफ बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। 24 दिसंबर 2002 1905 ये ध्यान रखना है। अगला है सिक्किम राज्य है एकमात्र जहां रेलवे लाइन नहीं है। अभी तक जो है रेल नहीं बिछा है सिक्किम में। और सिक्किम में सिवोक रंगपो रेल मार्ग बनाया जा रहा है। और अभी सिक्किम में जो है सिवोक रंगपो रेल मार्ग, सिवोक रंगपो रेल मार्ग बन रहा है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में गुजरात में स्थित। भारतीय रेलवे का 5 अगस्त 2016 भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। 2016 से अपनाया गया, 5 अगस्त 2016 से रेल गीत अपनाया गया। अब 49 और 50 दोनों एक ही बार समेट देते हैं। तो भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, और 150 नंबर और ये ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई। तो ये रिसरा में किया गया है। रिसरा कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में है। रिसरा जूट मिल स्थापित किया गया था भारत में सबसे पहले रिसरा में 1855 ईस्वी में। दोनों का अब विस्तार से व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है भारत के कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1986 में निर्मित हुआ था, लेकिन ये पहला नहीं था। ठीक है, हजीरा विजयपुर 1986 जगदीशपुर ये 1986 में कच्चा तेल पाइपलाइन का नेटवर्क का निर्माण किया गया था, लेकिन ये पहला नहीं। भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम उपयुक्त में कोई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया गया था उनमें से कोई नहीं है। अगला पॉइंट है नाहर कटिया और नूनमती के बीच पाइपलाइन 1962 में चालू हुई और 1964 में 1964 में नूनमती और बरौनी के बीच हुआ
और 1964 में नूनमती से बरौनी के बीच में चालू हुआ। भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 ईस्वी में डिगबोई से तिनसुकिया तक हुई। तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1956 में असम का डिगबोई से तिनसुकिया तक हुआ। अगला है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन पश्चिमी तट पर स्थित है। हजीरा को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित जगदीशपुर से जोड़ती है। इनमें से तो कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। कुद्रेमुख सबके बारे में खाली बता रहा है, लेकिन उसके बारे में आंसर नहीं बता रहा है। भारत का पहला कौन है? पहले शुरुआत हुआ भले भारत में पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत 1956 में डिगबोई, यही हो सकता है तिनसुकिया, डिगबोई से लेकर तिनसुकिया के बीच में हुआ। कुद्रेमुख से मंगलोर बंदरगाह तक पाइपलाइन द्वारा लो एस्क पहुंचाया जाता है। कुद्रेमुख से मंगलुरु तक, कुद्रेमुख से मंगलुरु बंदरगाह तक पाइपलाइन के द्वारा ही लो एस्क पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन। 1855 में भारत में पहली जूट मिल रिसरा स्थान पर स्थापित की गई। 1855 में जूट का उत्पादन भारत बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गोल्डन फाइबर का संबंध जूट उद्योग से है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट का जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। 1971 में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और वहीं 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय जूट पटसन बोर्ड का स्थापना 2009 में किया गया। 1971 में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और 1909 में राष्ट्रीय जूट पटसन बोर्ड का स्थापना हुआ। ठीक है, तो यहीं तक हो गया 150 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या पूरा। तो इसका रिसरा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 150 नंबर का, तो 150 नहीं 40 नंबर का पूरा क्वेश्चन का व्याख्या हो गया। तो इसका ऑप्शन रिसरा हो गया, सी नंबर करेक्ट हो गया। तो अब थैंक यू यहीं आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सब भी बहुत बड़ा इतना बड़ा वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। 40 क्वेश्चन करवाते करवाते हम भी थोड़ा थक गए। इसका व्याख्या करना पड़ता है, कोई नहीं। चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।